Hello student, today we will discuss about a new topic is higher order differential equation. First of all, what do you mean by higher order differential equation? मतलब सिंपल सा है कि वो इक्वेशन जिसका ऑर्डर एक से ज्यादा होगा वो आपका हायर ऑर्डर में आएगा. तो आज हम क्या करेंगे, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की स्टडी करेंगे. किसकी? कांस्टेंट कोफिशिएंट की स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे आपके, जैसे कोई क्वेश्चन है d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस का 3 dy ओवर dx प्लस का 2y इक्वल टू यहाँ पे f ऑफ x. कोई भी हो सकता है. एक टाइप ये रहा. दूसरा टाइप का जो प्रॉब्लम है वो आपकी ऐसे आ सकती है d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया प्लस 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 6 dy ओवर dx 9y बराबर f ऑफ x. तो ये तो दोनों एक तरीके से सेम इक्वेशन हो गई. सपोज जैसे मेरी थर्ड इक्वेशन इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है. मैं एक मिनट कुछ जनरल क्वेश्चंस लिख देता हूँ जिससे आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा क्या करना है, कैसे क्या चीजें हैं. ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने जैसे ऐसे लिखा डी स्क्वायर प्लस 9 वाई बराबर, यहाँ पे कुछ हो सकता है. तो जो आपका हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी इस तरीके से लिखी जा सकती है. ये या ये ऐसे करके. ये दोनों तो ऊपर सेम है. इस टाइप की कंडीशन भी आ सकती है. तो सिंपल सा कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो हमको यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए. इस साइड कोई भी x का वेरिएबल नहीं होना चाहिए. तो ये आपका हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली कंडीशन में चला जाएगा. तो अब इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं? तो इस टाइप की प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन आता है वो अपना y इक्वल टू CF प्लस PI. जो सॉल्यूशन है आपका y इक्वल टू CF प्लस PI से सॉल्व होगा. सो देन अब CF क्या चीज है? CF का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट फंक्शन. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. एंड PI का मतलब होता है अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल, है ना. ये चीज होती है. अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या है क्या चीज है. तो सबसे पहले एक चीज ये बताना चाह रहा हूं, यदि इक्वल टू के इस साइड यहां पर यदि आपका क्या है, जीरो दे रखा है. क्या दे रखा है? जीरो दे रखा है. इक्वल के यदि जीरो दे रखा है तो यहाँ पर मैं PI नहीं निकालूंगा. PI नहीं फाइंड होगा. ओनली क्या होगा? y इक्वल टू CF ही मेरा आंसर हो जाएगा. अगर यहाँ यदि कोई फंक्शन दे रखा है तो उसका हम PI भी निकालते हैं. PI निकालने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, ऐसे CF निकालने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड है. चलो अब हम यहाँ पर सवाल लेके चलते हैं. जैसे मैंने एक क्वेश्चन पकड़ा ये वाला, है ना. तो एक साथ में सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जिससे आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो आएगी तो समझ में तब भी आ जाएगी क्या चीज है ना. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको स्क्रीन को 3 पार्ट में तोड़ दिया. 1 2 एंड 3. तो यहाँ पर मैंने लिखा जैसे मेरी प्रॉब्लम थी d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस का 6 dy ओवर dx प्लस 9y बराबर. एक प्रॉब्लम क्वेश्चन मेरी ये है. एक इस सवाल को तो यहाँ जीरो दे रखा था, इसका वो नहीं निकलेगा. अभी मैं आपको CF बता रहा हूँ जैसे, है ना. अब जैसे एक क्वेश्चन मैंने पकड़ा d स्क्वायर प्लस का 3d प्लस 2y बराबर 0. एक ये ले लिया. और एक क्वेश्चन पकड़ लिया मैंने यहाँ से, ये ना d स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 2. जैसे ये दे रखा है. अब मेरे 3 क्वेश्चंस मैं एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा. तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको CF फाइंड करना बता रहा हूँ. क्या निकालना बता रहा हूँ मैं आपका? CF कैसे निकालते हैं, क्या चीज होती है CF और कैसे फाइंड करते हैं.
तो सबसे पहले मैं इस प्रॉब्लम को लेके चलता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन, तो एक्सिलरी इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है, उसको सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन से पहले मैं इसको भी आपको स्टैंडर्ड उसमें ही कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, है ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को तो याद रखना, ये डी ओवर डी एक्स जो भी है इसको हम डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी। डी टू ओवर जो डी एक्स स्क्वायर है इसको हम क्या बोलते हैं, डी स्क्वायर बोलते हैं। ऐसे डी क्यू ओवर डी एक्स क्यू हो जाएगा, वो डी क्यू हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, डी का स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 या y कॉमन आ गया बराबर 0। सबसे पहले हमने क्या किया, इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब ये जो इक्वेशन दे रखी थी इसको डी स्क्वायर माइनस का 60 प्लस 9 बराबर 0, क्योंकि हम इसको हम डी बोलते हैं, इसको डी स्क्वायर। यदि यहाँ डी क्यू ओवर डी एक्स क्यू होता है तो उसको हम डी क्यू बोलते हैं। ये आ गया। अब यहाँ पर हम एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे, क्या निकालेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन। तो एक्सिलरी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, डी की जगह पे m रिप्लेस कर देना है। क्या करना है, डी की जगह पे m रिप्लेस कर देना है। तो देन यहाँ पर आपका m स्क्वायर माइनस का 6m प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा। ये कर दिया मैंने, m स्क्वायर माइनस का 6m प्लस 9। अब यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम ना m स्क्वायर माइनस 9 के ऐसे फैक्टर करने हैं 6, तो माइनस का 3m माइनस का 3m माइनस 3m प्लस 9 बराबर 0। तो देन यहाँ से कॉमन निकाला और इधर से कॉमन निकाला, इधर से m कॉमन आ गया तो m माइनस 3, यहाँ से माइनस 3 कॉमन आ गया तो m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देन यहाँ से m माइनस 3 एंड m माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर आपकी m की वैल्यू क्या आ रही है, 3 और 3 आ रही है। चलो ये रहा, अभी इसको रोक देता है, इसका CF नहीं निकला, m की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसी तरीके से इस सवाल में m की वैल्यू निकालते हैं और इसी तरीके से इसमें m की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम थी, सबसे पहले उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से मैंने एक्सिलरी इक्वेशन निकाली, ये निकाल लिया एक्सिलरी इक्वेशन। इसके बाद मैंने इसके फैक्टराइजेशन करके, मतलब फैक्टराइज, इसमें मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से मेरी m की वैल्यू ये आ गई है। चलो अब हम यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर सीधे सिंपल हुई, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है। तो एक्सिलरी इक्वेशन मेरी m स्क्वायर प्लस का 3m प्लस 2 बराबर 0 हो गया। ये रहा। अब यहाँ से हमने इसके फैक्टर करना स्टार्ट की, तो वही m स्क्वायर प्लस का 2m प्लस m प्लस 2 बराबर 0। तो देन m कॉमन आ गया, तो यहाँ से m प्लस 2 प्लस 1 कॉमन आ गया, m प्लस 2 बराबर 0। तो देन m प्लस 1 एंड m प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ रही है, -1 है, -2 आ रही है। यहाँ पर क्या होता है, देखो दोनों वैल्यू रिपीट हो रही है, या दोनों वैल्यू अलग अलग दे रखी है। तो इसलिए जो CF है इसकी 3 कंडीशंस होती है, वो बताता हूँ तीनों वैल्यू से। तो यहाँ पर m की वैल्यू अलग आ गई। अब इस कैटेगरी में जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्सिलरी इक्वेशन निकाला, ये रहा एक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, m स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ m स्क्वायर बराबर माइनस का 4, m बराबर माइनस का 4 के ऊपर अंडर रूट। जब भी कभी यहाँ से स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा तो प्लस और माइनस का सिंबल आएगा जरूर, ये हो जाएगा प्लस माइनस। तो देन m बराबर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर जो -1 होता है उसका मतलब इमेजिनरी होता है, आयोटा होता है। क्या मतलब होता है, आयोटा। 4 का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको आगे इसके 0 कर देना, क्योंकि प्लस माइनस के आगे कोई साइन नहीं है। तो मेरे जो CF पार्ट होता है उसका तीसरा केस, 3 केस होते हैं। फर्स्ट कि दोनों डिफरेंट वैल्यू हो, सेकंड दोनों सेम हो सकती है, एंड थर्ड जिसमें इमेजिनरी कंडीशन आती है, जिसमें आई आएगा। तो 3 केसेस CF निकालने के, फर्स्ट कि दोनों इंटीजर हो और दोनों डिफरेंट हो, सेकंड दोनों इंटीजर हो और दोनों सेम हो, एंड थर्ड आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो कैसे निकालते हैं CF, जैसे इस कंडीशन के लिए तो यहाँ दोनों इंटीजर डिफरेंट दे रखे हैं। तो इसका जो CF पार्ट है, CF इक्वल टू कांस्टेंट C1 e की पावर माइनस का x एंड C2 e टू द पावर माइनस का 2x, ये हो जाएगा इसका CF। क्लियर, ये हो गया आपका इसका CF। अब इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या है, रूट सेम दे रखे हैं 3 3। इसके लिए जो CF पार्ट आएगा, CF इक्वल टू, यहाँ रिपीट सेम हो रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, C1 x C2 और e की पावर 3x, ये हो जाएगा। ये कंडीशन है।
एंड इसके लिए क्या हो जाएगा CF, तो दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट। क्या आता है ये रियल वैल्यू है, और ये जो है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है ना। तो सिंपल सा इस कंडीशन में CF क्या होता है, e की पावर 0x, मतलब रियल वैल्यू है e टू द पावर रियल इंटू x ब्रैकेट C1 cos इमेजिनरी वैल्यू, तो इमेजिनरी वैल्यू 2 है, 2x प्लस C2 sin 2x, मतलब यहां पर और यहां पर हमेशा इमेजिनरी वैल्यू है। क्या आएगी, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। तो यदि आपका क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा है और इक्वल टू यदि 0 दे रखा है तो उसका PI नहीं निकलेगा, ओनली CF होगा। तो ये जो CF आया है वही आपका y बराबर आ जाएगा, है ना। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये कन्वर्ट हो गया। यहां से मैंने m की वैल्यू निकाली, m यदि सेम आ रहा है तो सेम कंडीशन में ये हमेशा CF होगा। यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 होता है तो यहाँ 5 आ जाता है, यहाँ 2 होता है तो यहाँ 2 आ जाता है। जो रिपीट हो रहा है वो ये रिपीट वाली वैल्यू यहाँ आती है, और ये वाली चीज तो हमेशा फिक्स रहेगी हमेशा, है ना। अब ये कंडीशन थी स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा, तो यहाँ से m की वैल्यू निकाली, m वाली वैल्यू ये आ गई, m की वैल्यू दोनों डिस्टिंक्ट वैल्यू आई है। तो जो फर्स्ट वैल्यू आई है वो यहाँ पुट कर दी, और जो सेकंड वैल्यू आई है वो यहाँ पुट कर दी, ये रहा। एंड थर्ड मेरा ये कंडीशन था, इसको यहाँ से मैंने m की वैल्यू निकाली, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट आ गया। कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में हम इस टाइप से करते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई। तो इसको मैं समराइज कर देता हूं कि सिंपल, यदि मेरी m अल्फा बीटा एंड गामा एंड m बराबर अल्फा 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 एंड m बराबर अल्फा प्लस माइनस का आयोटा बीटा, और शायद मेरे पास ये मैंने मान लिया ये कोई वैल्यू मान ली गामा है ना। तो मतलब यदि आपकी m की वैल्यू सारी अलग अलग आ रही है, इसका मतलब अलग अलग है, तो इस कंडीशन के लिए जो CF पार्ट होता है वो क्या होगा, C1 e की पावर पहली वैल्यू जो आ रही है, C2 e की पावर दूसरी वैल्यू जो आ रही है, एंड C3 e की पावर जो तीसरी वैल्यू आ रही है। सिंपल, यदि मेरी तीनों वैल्यू डिफरेंट दे रखी है तो ये CF ऐसे निकलता है। अब यहां पर क्या रिपीट हो रही है वैल्यू, तो इस कंडीशन के लिए CF क्या करना है, तो पहला C1 x C2, ये 2 के लिए इतना आता है। अब तीसरा है तो x स्क्वायर C3 हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ये तो फिक्स हो गया। अब e टू दी पावर यहाँ पर रिपीट वैल्यू क्या आ रही है अल्फा, तो अल्फा x हो जाएगा। अब सपोज मेरा क्या होता है, ओनली 2 वैल्यू होती, कितनी होती, ओनली 2, तो ये वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं करता, ये वैल्यू नहीं करता, बस ओनली यहां तक आता है C1 प्लस x C2 इक्वल टू दिस, ये करके। अब m बराबर यदि ये कंडीशन, तो ये तो इमेजिनरी आ गई, और ये वाला जो कंडीशन वो इंटीजर आ गया। तो सबसे पहले इमेजिनरी कंडीशन के लिए जो CF होता है, CF इक्वल टू e टू दी पावर अल्फा x ब्रैकेट C1 cos बीटा x एंड C2 sin बीटा x। ये कंडीशन तो आपकी इसके लिए होगी, ये अल्फा वाली ये रियल वैल्यू तो ये इस पे आएगी, और इमेजिनरी वैल्यू आपकी एंगल के अंदर आ जाएगी। अब प्लस, क्योंकि इसके लिए भी तो करना है, अब ये इंटीजर है तो ये वाला केस यूज कर लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, C3 e टू दी पावर गामा x। तो ये कंडीशंस दे रखी है अपने CF फाइंड करने की, ये पॉसिबल केस हो सकते हैं CF फाइंड करने के। अब हम आगे बढ़ते हैं कि PI कैसे निकालते हैं, है ना। PI क्या चीज होती है, चलो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस का 3 dy ओवर dx प्लस का 2y बराबर e की पावर 3x, ये ले लिया एक क्वेश्चन। एक यहाँ बराबर आप 0 नहीं है, कोई फंक्शन दे रखा है ना। तो यहाँ पर आप जैसे मैंने क्वेश्चन लिया d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस का 4 dy ओवर dx प्लस 4y बराबर, यहाँ पे मान लेता हूं मैं sin 2x, ये कंडीशन हो गई, है ना। और d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस का 3 dy ओवर dx प्लस का 2y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x, ये लिया। तो सबसे पहले इनको PI निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको, PI के लिए क्या होता है भाई।
तो यहाँ पर जो ये जो इधर इधर जो दे रखा है इधर है ना, यहाँ पर इस पे डिपेंड करता है पीआई। तो मेन चीज क्या है कि इक्वल टू के हमारे पास जो भी है वो या तो e की पावर mx ये हो सकता है, या अपना sin nx या cos mx हो सकता है, x की पावर m प्लस x की पावर n, इस टाइप की कंडीशन हो सकती है प्लस करके, है ना। फिर थर्ड कंडीशन है e की पावर इंटू f ऑफ x, यहाँ कुछ भी हो सकता है। फोर्थ कंडीशन में अपना x की पावर n इंटू साइन nx या x की पावर n cos nx। तो मेरा एक मेथड है इसको सॉल्व करने का, एक मेथड है इसको सॉल्व करने का, एक मेथड इसको सॉल्व करने का, एक इसको सॉल्व करने का, एक इसको, और सबके मेथड अलग अलग है। तो ये वाली जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है, और ये जो कंडीशन है वो ये वाली कंडीशन है। सिंपल सा ये जो कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे e की पावर mx तो m बराबर 3 दे रखा है, या sin nx या cos nx, तो इसकी प्रोसेस सेम है। तो यहाँ sin nx n बराबर 2 दे रखा है, यहाँ पे x की पावर n प्लस x की पावर n, यहाँ प्लस में कुछ भी हो सकता है मगर होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ होना चाहिए ओनली एल्जेब्रिक, है ना। यहाँ प्लस में 2 रख दूं तो भी बात चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका एल्जेब्रिक कंडीशन हो जाएगी। तो इन कंडीशंस के लिए सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, पीआई निकालना होगा इसका। तो इन सवालों का जो सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू मेरा क्या आएगा, CF भी निकलेगा और PI भी निकलेगा। इन सवालों में y CF और PI निकलेगा। इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें अपने पास क्या था, ये जैसे यहाँ पर क्या बराबर के 0 दे रखा है, यहाँ बराबर के क्या दे रखा है 0 दे रखा है, यहाँ बराबर के क्या है 0 दे रखा है। तो मेरा जो आंसर आएगा जो CF आएगा ना, तो y इक्वल टू सीधे CF हो जाएगा। तो C1 e टू द पावर माइनस का x, C2 e टू द पावर माइनस का 2x हो जाएगा। इसमें y इक्वल टू सीधे सीधे बस ये तो 0 पावर हट जाएगी, C1 cos 2x हो जाएगा एंड C2 sin 2x हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे y बराबर ही हो जाएगा। तो ये सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ बराबर के 0 दे रखा है तो PI नहीं निकालना है, मगर क्योंकि यहाँ पर अपने पास फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शंस दे रखे हैं, यहाँ बराबर 0 नहीं है, तो इनके PI निकालना है। और PI निकालने के लिए मेरे पास एक केस 1 नंबर का केस, दूसरे नंबर का केस, तीसरे नंबर का केस, चौथा एंड 5, ये 5 कंडीशंस होती हैं। तो आज इन कंडीशन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलो नेक्स्ट सॉल्व करके देखते हैं। तो जैसे मेरे पास, मैं पहले वाले क्वेश्चन ही ले लेता हूँ, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर D3। तो जैसे मेरा क्वेश्चन था d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस का 3 dy ओवर dx प्लस का 2y इक्वल टू e की पावर 2x ले लिया जैसे। ये कंडीशन यहां ले ली मैंने, और क्वेश्चन जैसे मैंने ये पकड़ लिया d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस का 8 dy ओवर dx प्लस 16y इक्वल टू साइन 3x, एक ये ले लिया, और यहां पे मैंने डी स्क्वायर प्लस का 3d प्लस 2 y इक्वल टू यहां मान लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, जैसे ये x भी हो सकता है। अब इनके PI कैसे निकालते हैं, CF तो मैं बता चुका कैसे कैलकुलेट करना है। CF में तो बस सिंपल इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले इस सवाल को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, है ना। किस में करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम, d का स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y बराबर e की पावर 2x, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सिंपल सा इसके निकालने के लिए अब मैं PI बता रहा हूँ, CF नहीं बता रहा। CF आप पहले देखिए, उसको देखना, समझ में आ जाएगा कैसे निकालना है। तो PI इक्वल टू 1 अपॉन में आपको ये वाली इक्वेशन डिवाइड में डालनी पड़ेगी। ये जो है y के साथ जो भी चीज है तो सीधे वो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 e की पावर 2x ये हो जाएगा। मतलब PI में आपको क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन लेता हूँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, d स्क्वायर प्लस का 8d प्लस 16 ये आपका y हो गया एंड साइन 3x। तो जब मैं PI निकाल रहा हूं, PI इक्वल टू ये इक्वेशन को डिवाइड में देना, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस का 8d 16 साइन 3x ये हो जाएगा। तो यदि इस कंडीशन के लिए हमको PI निकालना है तो क्या हो जाएगा, PI इक्वल टू 1 अपॉन
डी स्क्वायर प्लस का 3d प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखी तो बनाना है। फिर पीआई में हम इस वाली चीज को डिवाइड में देते हैं, वो तीनों में मैंने बता दिया। अब तीनों में डिफरेंस क्या क्या है ना, तीनों में डिफरेंस क्या है, तो चलो बताते हैं डिफरेंस क्या है। तो यहां पर क्या है, ये x का जो मल्टीपल है, e की पावर में जो x का मल्टीपल है वो आपको d की जगह पे पुट कर देना। क्या रख देना, d की जगह पे पुट करना। तो यहां पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 है ना, और ये आपका e की पावर 2x। तो यहाँ पे आपका e की पावर 2x हो गया है ना। ये मैंने सिंपल से क्या किया, ये जो 2 था वो d की जगह पुट कर दिया। तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो e की पावर 2x अपॉन, तो ये हो जाएगा 3 2 6 4 10 12। ये तो e वाले सवाल का जो p है निकालते हुए ऐसे निकालना है। क्या निकालना है, सीधे सिंपल जो इसमें x का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है ये, उसको आपको d की जगह पर पुट करना है। d की जगह पर पुट करने पर आपको बस सिंपल कैलकुलेशन करनी है। तो ये e जब भी कोई कंडीशन दे रखी है बराबर के, तो उसमें हमको pi निकालने का तरीका ये है। अब यहाँ पर e तो है नहीं है, यहाँ e थोड़ी है। अब जब e नहीं है तो अब इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में चेंज क्या हो जाता है, यहाँ x का कोफिशिएंट या मल्टीपल क्या है, 3 दे रखा है। तो ये ओनली फॉर साइन हो या कॉस हो, तो ओनली स्क्वायर में पुट करते हैं। ओनली कहां रखते हैं, स्क्वायर में। डी में पुट नहीं करना है, डी में पुट नहीं करना है, बस सिंपल क्या रखना है मुझे, 1 अपॉन ओनली इसमें रखूंगा ये 3 का स्क्वायर प्लस 8d प्लस 16। मैंने डी में नहीं रखा, इसमें क्या करा, हर जगह रखना है, मगर यहाँ पे ओनली फिर तुम्हें क्या रखना है, ओनली स्क्वायर में रखना है। और जब भी वैल्यू पुट करोगे स्क्वायर में और आगे माइनस लगा देना हमेशा, ये लगेगा ही लगेगा। मतलब सिंपल साइन है या कॉस है, ओनली कहां पुट करना है, स्क्वायर में पुट करना है। स्क्वायर में पुट कर दिया, स्क्वायर में पुट करने के बाद आगे माइनस का साइन लगा देना है। तो अब इसने आपसे सॉल्व किया, तो ये आपका साइन 3x हो गया। तो यहां से मेरा ये 1 अपॉन, तो ये तो हो गया 8d, ये तो 8d हो गया। 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 9 प्लस 16, तो माइन प्लस का ये 7 आ जाएगा। तो ये आपका साइन 3x आ गया। क्या आ गया, 3x आ गया। तो मेन मोटिव ये है कि मेरे को नीचे से डी हटाना है ना। अब यहाँ से डी तो हटा नहीं, यहाँ अटक गया डी। तो यहाँ तो क्या था, हर जगह पुट करने पर डी हट गया था, मगर यहाँ डी अटक गया। अब साइन और कॉस में यदि सिंगल डी आ रहा है तो क्या करना होगा आपको, सिंगल डी का तो सिंपल सा आपको इसके कॉन्जुगेट का गुणा कर देना है। मतलब 8 यदि प्लस है 8d माइनस 7 अपॉन 8d माइनस 7। यहाँ प्लस था तो माइनस 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 होता, 1 अपॉन ये हो जाएगा 8d प्लस 7 साइन 3x, ये हो जाएगा। ये हो गया सिंपल। क्या किया, जब सिंगल डी आ जाएगा तो इसके जो बीच वाला साइन है, इस साइन को अपोजिट करके प्लस माइनस का इंटू कर देंगे। ये कर दिया मैंने। यहाँ 8d प्लस 7 था तो 8d माइनस 7 कर दिया, 8d माइनस 7 कर दिया, ये एज उतार दिया। तो अब उतारने के बाद क्या हुआ, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं। सिंपल सा, तो यहां पे अपना 1 अपॉन 8d प्लस 7 और 8d माइनस 7 अपॉन 8d माइनस 7 हो गया साइन 3x। तो नया नीचे एक आइडेंटिटी लगी, इधर क्या आइडेंटिटी लगी, एक आइडेंटिटी दी है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहां होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो देन यहां क्या आएगा आपका 8d माइनस 7, देन दिस इज d का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर साइन 3x। तो यहां पर आपका 8d माइनस 7 अपॉन 64 d स्क्वायर माइनस 49 साइन 3x। अब ये जो 3 है इसको d स्क्वायर में फिर पुट कर सकता हूं मैं। तो रखते हैं यहां पर 8d माइनस 7 64 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 49
साइन 3x। इस 3 को डी स्क्वायर में रखा ना, यहाँ पे पुट कर दिया, ये आ गया। अब जब पुट कर रहे तो आगे माइनस साइन लगेगा, माइनस साइन लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लिया तो ये 64 इंटू 9, 9 चक 36 की 6, 3 54 5 6 7 57, ये तो ये आ गया माइनस का, और माइनस 49 तो ये हो जाएगा 5 8 12, तो माइनस 1/625। तो ये नीचे का कैलकुलेशन करके ये आ गया। अब अंदर इंटू किया तो 8d साइन 3x माइनस 7 साइन 3x, ये हो गया। अब एक चीज और बता रहा हूं, यदि d का इंटू किसी फंक्शन के साथ है, यहां कुछ भी हो सकता है, d इंटू एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब है डिफरेंशियल ऑफ एफ ऑफ एक्स। यदि यहाँ ऐसे होता है डी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब क्या है, 2 बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स का। तो सिंपल सा यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, माइनस 1/625। साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, cos 3x, तो 3 आगे आ जाएगा 24, माइनस इसमें इंटू नहीं है, जेट जाएगा साइन 3x। तो ये आपका साइन वाली कंडीशन के पीआई ऐसे निकालना है, साइन वाली कंडीशन के लिए पीआई ऐसे निकालना है। तो मतलब सिंपल से क्या था, यहाँ दे रखा था साइन का 3, ऑल स्क्वायर में पुट करना है, स्क्वायर में पुट करेंगे, ये पुट कर दिया, आगे माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस साइन आ गया, माइनस साइन के बाद आपके पास यहाँ सिंगल डी आ रहा है, सिंगल डी आएगा, तो इस साइन को चेंज करके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ऊपर नीचे गुणा करने के बाद यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी, ये लगा दी मैंने, ये लग गई, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये, और ये इंटू करने पे ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, ये आइडेंटिटी लग के ये आ गया, इसको सॉल्व करके ये चीज आ गई, फिर नीचे मेरे यहाँ डी स्क्वायर आ गया, तो ये वाले 3 फिर मैंने इसमें पुट किया, पुट करके ये आ गया, इस नीचे को कैलकुलेशन करके ये तो अलग कर दिया, इसका इंटू अंदर कर दिया, ये लाइन आ गई। अब डी का इंटू किसी फंक्शन के साथ दे रखा है, तो मतलब डिफरेंशियल करना होता है, साइन का डिफरेंशियल cos 3x, 3x का 3 करूंगा, 3 आगे आएगा, 8 3 जा 24, इसमें डी नहीं है, ऐसे जाएगा। तो ये आपका साइन वाली कंडीशन का पीआई निकालने का तरीका है। अब आता है इसके लिए, उस साइड के लिए करते हैं, तो सिंपल ई में क्लियर हो गया ना, ई में क्या करना है, ऑल में पुट करना है, क्या करना है, ऑल में पुट करना है, ओनली साइन और कॉस में क्या करना है, ओनली स्क्वायर में पुट करना है, ओनली स्क्वायर में रखना है। अब आता है एल्जेब्रिक वाली कंडीशन, तो एल्जेब्रिक वाली कंडीशन में मुझे पुट नहीं करना होता, पुट नहीं करना होता, सिंपल से सबसे पहले क्या होता है, हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में सबसे कम पावर वाले डिजिट को कॉमन निकालना है। तो सबसे कम पावर यही है, इसकी पावर 2 है, क्या है इसकी पावर 0, इसकी पावर क्या है 0, क्योंकि यहाँ d का स्क्वायर है, d की पावर 2 है, यहाँ 3d की पावर 1 है, यहाँ 2d की पावर 0 है, क्या है 2 इंटू डी की पावर 0 ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ सर, इसको मैं d की पावर 0 ले सकता हूँ। तो सबसे कम पावर वाला डिजिट ये है, तो इसको हम क्या करेंगे, कम पावर वाले डिजिट को हम कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालते हैं, चलो, तो यहाँ 1/2 तो कॉमन आ गया, अब कॉमन निकाला था 2 का इसके साथ डिवाइड दिया, d²/2 प्लस 3d/2 प्लस 2/2, ये हो गया x² प्लस x प्लस 3, ये आ गया। तो सिंपल सा मैंने क्या किया, सबसे कम पावर वाला कॉमन निकाल लिया बाहर, और उसका सबके साथ डिवाइड दिया, ये आ गया, तो ये 1/2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 तो 1 हो गया, तो ये तो 1 आ गया अपना, ये आपका प्लस का d²/2 प्लस 3d/2, और क्योंकि ये अपॉन में दे रखा है 1/, तो इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x² प्लस x प्लस 3, ये करना है। तो मतलब जब एल्जेब्रिक वाला कंडीशन दे रखी है तो उसमें वैल्यू पुट नहीं करनी है, सवाल में सबसे नीचे जो भी अपनी कम डिग्री का टर्म दे रखा है उसको कॉमन निकालना है, कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालने का डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाना है, ऊपर लेके पावर आपकी माइनस हो जाएगी। अब हम सिंपल सा क्या करते हैं, यहां पर जो -1 हो गया, यहां पर ये वाला जो डिजिट है, ये वाली 1 के अलावा जो भी है, ये वाली जो 1 के अलावा जो भी डिजिट है, इसको हम t मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। यहाँ पे t = d² प्लस 2 प्लस 3d/2, सिंपल सा क्या करेंगे, फिर हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाने के बाद मुझे सिंपल जो 1 को छोड़ के जो भी डिजिट है सारी की सारी उसको हम t मान लेंगे। चलो, तो अब हमारे पास 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस t की पावर -1 इंटू यहाँ पे आपका x² प्लस x प्लस 3, ये आ गया, ये रहा। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन में एक फॉर्मूला होता है, 1 प्लस t की पावर -1 = 1 माइनस t
प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब प्लस टी की पावर 4 माइनस, ऐसे करके इंफिनिटी तक चलता है ना। तो मुझे कहां तक लेना है इस फॉर्मूले को? तो फॉर्मूले को लेने का तरीका है अपना, इसकी पावर कितनी हाईएस्ट, इसकी पावर हाईएस्ट है 2, कितनी पावर है 2, तो ये ओनली ये 2 पावर तक लेना है। क्या लेना है? ओनली 2 पावर तक लेना है। तो मतलब मेरे पास ये जो फॉर्मूला है वो 1/2 ब्रैकेट 1 माइनस का टी प्लस का टी स्क्वायर यहां तक लेना है बस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 ये हो गए। अब हमारे पास जो टी लिया था मैंने यहाँ पे, टी का ये लिया ना, टी बराबर डी स्क्वायर अपॉन 2 3d/2, ये वाली वैल्यू आपको इसमें पुट कर देनी है टी की जगह पे, है ना। तो मतलब जो टी बराबर हमने क्या लिया है, टी बराबर लिया है डी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3d/2 रखो इसके अंदर। तो 1/2 1 माइनस का, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट दे रखे तो ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, डी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3d/2, ये रहा ब्रैकेट, प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3d/2 का होल स्क्वायर, और ये आपका यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू यहाँ लिख देंगे, है ना। ये अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/2 1 माइनस ब्रैकेट ओपन करने पे ये डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 माइनस का 3d/2। अब क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर खोलने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है मुझे? ये फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a का स्क्वायर b का स्क्वायर इंटू 2 और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन a इंटू बी। चलो, तो पहले वाले का स्क्वायर d की पावर 4 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर, b का स्क्वायर तो 3d, 3 का हो जाएगा 9 डी स्क्वायर अपॉन 4 2 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो जब मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या आएगा 3 डी की पावर 3 अपॉन 2 जब 4 ये आ जाएगा, और ये नीचे वाला डाइजेक्ट इधर आ जाएगी। तो ये आपने यहां तक कर दिया। चलो आगे चलते हैं। तो सिंपल मेरा क्या रहा है 1/2 इसको मैं स्पेस नहीं ले लेता हूं, यहां से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वही तो रह गया बस। तो 1/2 1 माइनस का डी स्क्वायर अपॉन क्या करता है इसमें, तो ये डी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 3d अपॉन 2 प्लस डी की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 9 डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस, तो यहां पर जैसे ये 2 से कट जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा आपका 3d³ अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 ऐसे ये आएगा। अब इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब मल्टीप्लिकेशन करा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ये भी आएगा डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ये भी आएगा d³ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। इसका मतलब था डिफरेंट डी। अभी बताया था ना मैंने, डी का इंटू किसी फंक्शन के साथ अगर डिफरेंशियल करना है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, एक्स का 1। अब यहाँ क्या डी स्क्वायर है तो इसका 2 बार करना है, तो एक बार तो ये हो चुका, इसका अगेन करूंगा तो क्या आएगा 2 आएगा बस। d³ मतलब 3 बार करना है, तो इसका पहली बार क्या ही आएगा, दूसरी बार क्या ही आएगा, दोबारा करूंगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो मतलब इससे नीचे वाले सारे डिफरेंशियल 0 होंगे। तो सिंपल मैंने सबसे पहले यहाँ 1/2 इसका मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 हो गया माइनस, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर रहा हूं तो डी स्क्वायर के साथ, तो ये रहा मेरा डी स्क्वायर, दिस यही है ना, इसकी वैल्यू क्या है 2, तो ये जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस यहां पर आया 3/2। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इस डी के साथ किया तो ये लाइन आ रही है ना, यही तो कंडीशन आ गई मेरे पास। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या है 2x प्लस 1, तो ये हो गया 2x प्लस 1। अब आता है इसकी बारी, तो इसके लिए अपने पास d की पावर 4, तो ये जो 0 हो रहा है ये 0 हो गया, प्लस 9/4 ये लिया मैंने 9/4, यहाँ डी स्क्वायर तो ये रहा मेरा डी स्क्वायर की वैल्यू, ये रही, इसकी वैल्यू क्या है 2 दे रखी है, तो यहाँ पर मेरे मल्टीपल ऑफ 2, और ये आपका इसको लेंगे तो यहाँ d³ है, इसका इंटू करने पर d³ की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 दे रखी 0। तो यहाँ से मेरा ये 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 ये कट के -1, इसका अंदर इंटू कर दिया तो माइनस का 3x, इसका ऐसे किया माइनस का 3/2 प्लस 9/2,
ये आ गया, इसको सॉल्व कर लो बस। ये एक्स स्क्वायर, ये वाला और ये वाला सॉल्व करके माइनस का 2x आ गया। तो इसको और इसको सॉल्व किया तो 6 3, ये प्लस का 3 और 3 6 में से 5। तो ये आपका पीआई हो गया। क्या निकल के आ गया? तो ये तीनों केस के पीआई मैंने बता दिया आपको। मतलब मेरे पास यदि ई की कंडीशन दे रखी है तो पीआई का करने का तरीका क्या है? यदि यहाँ साइन या साइन की जगह पर कॉस होता तो करने का तरीका यही है, साइन ओनली कॉस, और कुछ नहीं होना चाहिए। टेन, कॉट, कॉस एक्स सेक, उसका तरीका डिफरेंट है। ओनली फॉर यहाँ साइन हो या साइन के अलावा कॉस हो तो उसका प्रोसेस है ये वाला जो मैंने बताया। एंड यहाँ पर ओनली ये एलजेब्रिक है, तो एलजेब्रिक के लिए ये प्रोसेस है। तो आई होप आपको सीएफ कैसे निकालते हैं और ये तीन जो केस है उसका पीआई कैसे निकालते हैं समझ में आ गया होगा। तो आप प्लीज, मेरे को लगना चाहिए आप कर रहे हो, मेरे इस वीडियो को जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो। तो फिर मैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको ये दो कंडीशन वाले ये बताऊंगा, जिसमें ये और ये कैसे निकालते हैं। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट इसी के आगे वाला चैप्टर स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं सेकेंड ऑर्डर वाला अपना सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट आएगा। कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल वाला करूंगा। मगर यदि आपका रिस्पांस मुझे पॉजिटिव दिखा, जिससे मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तभी मैं इसका सेकंड सीरीज लेके आऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर सपोर्ट मी। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके बेस्ट फ्रेंड बने रहो या लवर, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।